नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सीपीयू शेड्यूलिंग के नेक्स्ट जो टॉपिक्स है सीपीयू शेड्यूलिंग में वो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रीएम्प्टिव वर्जन हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में हम जानते हैं कि जो भी जॉब्स होता है उसको अगर हम सीपीयू में प्रोवाइड करते हैं तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी हम उसको सीपीयू में असाइन करते हैं एंड आफ्टर वो एग्जीक्यूशन के बाद वो निकल। तो हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, जो कि ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, और एक होता है प्रीएम्प्टिव वर्जन। प्रीएम्प्टिव वर्जन का मतलब ये होता है कि हम सीपीयू से जॉब को बाहर निकाल के किसी दूसरे जो एसेंशियल जॉब होता है उसको हम प्रोवाइड करेंगे एंड गिव द टाइम टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर जॉब्स। तो उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद बेस पर हम उसको एग्जीक्यूशन करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक जॉब को बाहर निकाल के दूसरे जॉब को प्रोवाइड करना, ये प्रीएम्प्टिव वर्जन में आता है। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे। तो उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है और इसका जो डिटेल है वो पिछले वीडियो में जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है। इसमें एक्स्ट्रा पैरामीटर जो होता है अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम के अलावा एक प्रायोरिटी भी होता है जो कि मेन पैरामीटर के फॉर्म में यूज होता है। लेकिन यहाँ भी एसेंशियल होता है अराइवल टाइम का। अराइवल टाइम के बेस पर जो होता है हम प्रायोरिटी फिर उसके बाद जो होता है प्रायोरिटी वाला जो पैरामीटर है उसको हम सेकेंडरी फॉर्म में यूज करते हैं। जब टाई होता है तब, जब दो जॉब आ जाते हैं तो उनके बीच में। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें कि प्रोसेस की आईडीज लिखी हुई है और ये अराइवल टाइम लिखा हुआ है और ये है प्रायोरिटी। तो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है। प्रीएम्प्टिव वर्जन में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी का यूज हम मल्टीपल जॉब्स जब रेडी क्यू में अवेलेबल होता है तो उनके बीच में हम किस तरह से उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे गैन चार्ट बनाएंगे और एग्जीक्यूशन टाइम के बेस पर हम उसको यूज करेंगे। तो ये जैसे कि प्रीएम्प्टिव वर्जन में भी सिंपल सा बहुत सिंपल फंडा होता है। जब तक अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे जॉब नहीं आ जाते हैं तब तक हम क्या करेंगे, जो जॉब्स अवेलेबिलिटी होता है, जैसे जिस टाइम पे जो आता है उस समय जो जॉब आते हैं तो उसके बीच में कंपैरिजंस करते जाते हैं। यानी हम टाइम टू टाइम उसको कंपेयर करते जाते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। सबसे पहले तो होता है हमारा जो जॉब होता है प्रायोरिटी के बेस पर नहीं देखेंगे। अगर प्रायोरिटी के बेस पर देखेंगे तो P7 पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अराइवल टाइम के बेस पर, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो अराइवल टाइम के बेस पर स्टार्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरो टाइम है, ये जीरो टाइम पे हमारा एक जो होता है ये 0 सेकेंड में हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस है P1 वो आ जाता है। तो जब प्रोसेस P1 आ जाता है तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये एग्जीक्यूट होता है, कब तक एग्जीक्यूट होना, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट अराइवल टाइम तक आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मतलब है कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे नेक्स्ट अराइवल टाइम आता है, जैसे 1 आ जाता है, यानी पहले P1 आ गया था, P1 को हमने असाइन कर दिया। अब ये 1 सेकेंड हमने एग्जीक्यूट किया। अब 1 सेकेंड जब एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद जैसे कि हमारे पास P2 एलिजिबल हो जाता है। तो P2 का टाइम अराइवल टाइम एलिजिबल होने के कारण से P2 रेडी क्यू में आ जाता है। तो इसका मतलब है दो जॉब के बीच में अब जो होता है टाई हो जाता है। अब देखिए 1 सेकंड चलने के बाद अराइवल टाइम के हिसाब से हम यहाँ गैन चार्ट में शो करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। जैसे अराइवल टाइम के आंसर 1 सेकंड चला है तो 1 सेकंड चलने के बाद जो होता है द नेक्स्ट प्रोसेस कम टू एन एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड P2। अब P1 एंड P2 दोनों अवेलेबल है। P1 सीपीयू में अवेलेबल है, P2 जॉब क्यू में अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे कि P1 एंड P2 के बीच में कंपैरिजंस होगा। कंपैरिजंस मतलब दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज अब खास बात है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ जो प्रायोरिटी है, जो लोअर वैल्यू होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है और जो हायर वैल्यू होता है वो लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इसका मतलब है ये जो 1 है यानी इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, उसके बाद जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी 6 की है। तो इसका मतलब है ये उसके बाद ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है, फिर 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी में, 4 हाईएस्ट प्रायोरिटी में, उसके बाद 5, उसके बाद 6। सबसे ज्यादा जो होता है लोएस्ट प्रायोरिटी जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट चल रहा है। तो ये चीज आपको कंसेप्ट में रखना है। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो कि जिसकी वैल्यू कम है उसका प्रायोरिटी कम होगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ये आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब आप जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उस हिसाब से आप वहां पर मेंशन कर देंगे। जैसे एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो वहां पे आप मेंशन करना नहीं भूलिएगा कि आप प्रायोरिटी को बेस कैसे कर रहे हैं। तो अब चलिए जो कंटिन्यूएशन करते हैं। P1 P2 के बीच में टाई हो गया तो P1 ये हो गया।
हमारे पास ये हो गया P1 हो गया और ये हो गया P2, तो दोनों के बीच में अगर हम टाई हो गया तो हम देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इसका मतलब है P1 का जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट है, अभी भी हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है कि P1 जो होता है और थोड़े समय के लिए चल सकता है, तो हम इसको चलाते हैं। अब चलाने के बाद जैसे चलता है कि नेक्स्ट जो आपका जो P1 ये चला है, तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं P1 के थ्रू, क्योंकि P2 लोएस्ट प्रायोरिटी है तो ये चलेगा। अब ये चलने के बाद जैसे कि मैं चला रहा हूं, जैसे मैंने एक आ गया है, अब मैं क्या कर रहा हूं 3 सेकंड तक चला रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट अराइवल टाइम जो होता है 3 है, तो उसको मैं 3 सेकंड तक चला रहा हूं। तो देखिए मैंने यहाँ इसको 3 सेकंड तक चलाया। 3 सेकंड तक चलाने के बाद जो होता है P3 एलिजिबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी P1 चला, P1 अभी कंटिन्यूएशन पे चला, 3 सेकंड तक P1 चला। अब P3 आ जाता है, इसका मतलब है P1 P2 एंड P3 के बीच में फिर से टाई हो रहा है। तो P1 P2 P3 में अगर हम देखेंगे तो अभी भी जो प्रायोरिटी है वो 3 का, जो जितने भी जॉब रेडी क्यू में अवेलेबल है उसमें P1 का जो प्रायोरिटी है वो लोएस्ट है। तो इसका मतलब है कि हमने प्रायोरिटी के बेस पर ये 3 सेकंड तक हमने कर दिया। अब देखिए इसका जो होता है 4 आ गया। अब 4 आने के बाद जो होता है इसकी प्रायोरिटी हम अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन पे आपका प्रायोरिटी मेंशन हो रहा है कि आपका जो प्रायोरिटी है वो जैसे हाईएस्ट यानी ये जैसे जा रहा है तो लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो अभी भी P1 की बारी आ रही है तो P1 ये चलेगा। अब P1 चलने के बाद जैसे कंटिन्यूएशन पे करेंगे तो अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर पे प्रायोरिटी यानी अगर हम देखेंगे दोनों के बीच में, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलने के बाद जो होता है, हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में मतलब है कि मैंने क्या बताया 3 सेकंड में ये ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट अराइवल टाइम 4 है, तो मैं इसको P1 एक्चुअली कंटिन्यू होगा क्योंकि P1 का प्रायोरिटी अभी भी लेस है, क्योंकि 3 है और बाकी का जो भी नया आ रहा है 4 आ गया है। तो अब मैं P1 को कंटिन्यू करूंगा और 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट अराइवल टाइम 4 है, तो मैं इसको 1 सेकंड के लिए और चलाऊंगा यानी 4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट अराइवल टाइम P4। अब P4 फोर्थ नंबर यानी 4 यूनिट ऑफ टाइम में अराइवल टाइम में P4 हमारे रेडी क्यू में आ गया। तो देख सकते हैं कि हमने रेडी क्यू में 4 प्रोसेस आ गया। अब इन 4 प्रोसेस में अगेन कंपैरिजंस होगा 3 4 4 5 में। सो द 3 स्टिल हैव यानी P1 स्टिल हैव द लो प्रायोरिटी देन अदर प्रोसेस, तो P1 विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो इसका मतलब है कि ये हो गया P1 को कंटिन्यू कब करना है 4 के बाद, फिर नेक्स्ट सेकंड जो होता है हमारे पास दिया हुआ है वहां तक कंटिन्यू करना है यानी 1 सेकंड, यानी जो अराइवल टाइम है नेक्स्ट जो अराइवल टाइम है तब तक इसको एग्जीक्यूट करना है। अब 5th सेकंड में जो होता है आप देख सकते हैं कि P5 एलिजिबल हो गया, P5 रेडी क्यू में आ गया। नाउ रेडी क्यू 5 प्रोसेस आर देयर, सो अगेन वी कंपेयर विद अमंग दिस 5 प्रोसेस एंड वी स्टिल दैट द P1 हैव द लोएस्ट प्रायोरिटी, सॉरी P1 नॉट P5। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज ओके, मैं करेक्शन कर रहा हूँ कि देखिए P5 आ गया तो P5 का जो प्रायोरिटी है वो लोएस्ट है और P1 की प्रायोरिटी जो होता है ये है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। इसका मतलब है कि P1 को बाहर निकाल देना है और नेक्स्ट जो गैंट चार्ट में CPU में जो आएगा यानी P5 को हम अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पे 5th नंबर जो यूनिट ऑफ टाइम है यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट यानी किसका एग्जिस्टेंस हो गया, P5 का प्रोसेस का एग्जिस्टेंस हो गया। अब P5 प्रोसेस एग्जिस्ट होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड है वो 1 सेकंड के लिए फिर से है, तो मैं फिर से इसको चलाऊंगा। अब P1 बाहर निकल चुका है और P5 आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ है। आप ध्यान देंगे इन दोनों के बीच में चेंजेस हुआ है, यानी P1 को और P5 के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, दैट इज नोन एज ए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, CS, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी P1 के स्टेट्स को सेव करते हुए P1 को बाहर निकाल देना और P5 को जो होता है इंसर्ट कर देना, तो यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब यहाँ से 5 से 6 सेकेंड यानी नेक्स्ट जो अराइवल टाइम है वो 6 है, तो 6 जैसे ही होता है तो 6 सेकेंड में P6 जो होता है रेडी क्यू में आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अब इनके बीच में अगेन कंपैरिजंस करते हैं P1 से लेके P6 में, यानी अगर हम देखेंगे तो P1 की तो जो प्रायोरिटी है वो हमें पहले से हट गया, तो अभी हमारा करंट प्रायोरिटी P5 है और हम देखेंगे कि P6 जो नया आया है उसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसकी प्रायोरिटी 6 है। तो इसका मतलब है अभी भी ये नहीं होगा यानी P5 कंटिन्यू करेगा। P5 कंटिन्यू करेगा तो मैं P5 को फिर से नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन टाइम है उस तक ले जाता हूं। तो नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन टाइम है आप देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 6 हो गया। हाँ, अब अप टू 10 तक हमको चलाना है, इसको हमने अप टू 10 तक चला दिया।
ठीक है। तो अप टू 10 तक चलाने के बाद जो होता है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो P7 है वो अवेलेबल हो जाता है। तो यानी हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है अब आ गया है। अब हम इसको एक नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन पे काम करेंगे। तो इसका मतलब है कि रेडी क्यू में सारे जॉब के आने तक हम कंपैरिजंस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे P7 आ गया, अब P5 का जो प्रायोरिटी है वो 2 है। P7 यहाँ 10 सेकंड के बाद जो होता है P7 और P5 के बीच में कंपैरिजन तो पता चलता है कि P7 जो होता है हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि 1 नंबर है, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसका मतलब होता है कि P7 असाइन होगा। अब P7 असाइन होने के बाद ये 1 सेकंड चलेगा, क्योंकि इसका जो अब मैं क्या बताया नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में, यानी जितना एग्जीक्यूशन टाइम है वहां तक चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है हर एक जॉब का। तो P1 का देख सकते हो कि P1 को जब मैंने स्टार्ट किया था तो P5 ड्यूरेशन के बाद P5 जैसे आता है तो P1 अब तक चला है। तो इसका मतलब है अप टू द 5 सेकेंड ये हुआ है। तो जैसे 5 सेकेंड हुआ तो यहाँ से मैं इसको माइनस करके हमारे पास जो इसका रिमेनिंग टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ लिख देते हैं। फिर P5 जो होता है 1 सेकेंड के लिए चला और उसके बाद जो होता है 4 सेकेंड के लिए यहाँ पे चला। तो इसका मतलब 4 + 1 5 हो गया। तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो इन दोनों का जो होता है एडिशन 4 + 1 जो होता है 5 हो गया। अब ये 5 माइनस कर देंगे हम कहाँ, P5 के लिए। तो P5 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 एग्जीक्यूशन टाइम बच गया। अब जाते हैं कि P1 हो गया, P5 हो गया, अब P7 आया। P7 जैसे कि आया है तो यानी अभी रेडी क्यू में कंपैरिजंस के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा अवेलेबल है रेडी क्यू में। तो P7 जो था अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद जो होता है डेफिनेटली वो जैसे कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद अब ये खत्म हो गया। तो इसका मतलब है P7 जो वो खत्म हो गया, यानी ये हमने कट कर दिया। अब देखेंगे अमंग द अवेलेबल, यानी P1 P2 P3 P4 P5 P6 में किसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में सबसे प्रायोरिटी जो होता है P5 की कम है। तो अगेन P5 जो होता है वो असाइन हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा, असाइन होगा। आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग P5 और P7 के बीच में अगेन एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ था, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, क्योंकि P7 तो अपना टाइम जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करके बाहर निकला। तो इसके बीच इसका मतलब होता है अभी सीपीयू खाली हो गया। अब 11 सेकंड में जो होता है जो नेक्स्ट जो असाइन होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस जो अवेलेबल प्रोसेस है उनमें से जो मिनिमम जो प्रायोरिटी है उसको लेके किया है। अब उसके लिए आप देख सकते हैं कि P5 तो ऑलरेडी 5 सेकंड जो होता है अवेलेबल है, अभी एग्जीक्यूशन टाइम उसका 1 अवेलेबल है। तो हम इसको 1 करेंगे, यानी P5 2, यानी P5 का भी काम खत्म हो गया। अब जब P5 काम खत्म हो गया तो इसका मतलब होता है कि अगेन सीपीयू अवेलेबल है P1 P2 P3 P4 के लिए। इनके बीच में कंपैरिजंस करेंगे और सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है P1 के लिए। तो P1 को मैं यहाँ पे असाइन करूंगा। अब P1 का जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है वो 3 है, तो मैं ये 3 तक करूंगा। तो ये हो गया हमारा 15, आप देख सकते हैं। अब 15 होने के बाद जो होता है मैं अब 15 हुआ, ये कंप्लीट हो गया, P1 भी कंप्लीट। चलिए अब हमारे P2 P3 P4 में, तो P2 P3 P4 में अब P2 P3 दोनों की प्रायोरिटी कम है, यानी इन दोनों को अभी लेना है, लेकिन इन दोनों के बीच में टाई हो गया। जब इन दोनों के बीच में टाई हो गया तो इसका मतलब है था अब हम लोग लेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी अराइवल टाइम P2 का सबसे पहले था। तो इसलिए P2 को हम यहाँ असाइन करेंगे, P3 को बाद में असाइन, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 3 था। तो इस हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर आप देखते हैं कि P2 में जो हमारा एग्जीक्यूशन है, क्योंकि P2 यहाँ पे कहीं नहीं आया था तो इसलिए पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन टाइम बचा हुआ है। तो ये 2 सेकेंड्स ऑफ टाइम्स के लिए ये यूज हो रहा है। तो 15 + 2 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया P2 खत्म। अब आ गया P3 क्योंकि इसका नेक्स्ट प्रायोरिटी में P3 आ रहा है। P3 जो होता है 4 एग्जीक्यूशन टाइम है, तो 4 एग्जीक्यूशन टाइम के लिए वो चलेगा, यानी ये 21 हो गया। अब लास्ट में जो हमारे पास बचेगा, यानी P3 भी खत्म, अब P4 है। P4 जब एग्जीक्यूट होगा तो P4 एग्जीक्यूट में 1 सेकंड के लिए होगा, तो ये 1 सेकंड हो गया, ये हो गया हमारा 22। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है P4 हो गया। P4 जो होता है यहाँ देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए चला, 22 हो गया। तो मैंने P4, अब देखिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे इसको शो कर रहा हूँ। अब ये 22 है, 22 से अगर मैं आगे शो करता हूँ, जैसे 22 से यहाँ से आगे मैं शो कर रहा हूँ, P4 के बाद जो होता है ये हो गया P6 होने के बाद जो होता है P6 जो होता है आप देख सकते हैं लास्ट प्रोसेस है। तो P6 जो होता है 5 सेकंड के लिए चला है,
तो ये हो गया यहाँ पे जाके ये 27 पे रोका है। तो मैं इसको कंटिन्यू किया हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये कंटिन्यू हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो जॉब है पूरा 27 है। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये भी 27 आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है प्रीएम्प्टिव वर्जन में कैसे होता है। तो मैं एक बार फिर से सबको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ों को निकालूंगा। प्रीएम्प्टिव वर्जन में हम अराइवल टाइम के हिसाब से यहाँ कंटिन्यूएशन पे चलते हैं। देखिए ये जो अराइवल टाइम दिया हुआ है उसके बेस पर ही हम आगे बढ़ते हैं। कब तक चलते हैं? जब तक 10 सेकंड नहीं होता है। जैसे जैसे अराइवल टाइम में चलते हैं तो उस ड्यूरेशन पे जैसे जैसे हमको एक एक वैल्यू अराइवल टाइम में जो भी प्रोसेस आता है उसको हम करेंटली रनिंग प्रोसेस से कंपेयर करते जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जो उसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर प्रायोरिटी अगर चेंज होता है तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। जैसे देख सकते हैं P1 P5 के वैसे के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, P5 से P7 के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ। उसके बाद सारे जब हमारे रेडी क्यू में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यूएशन पे जो नॉन प्रीएम्प्टिव बेस पर उसके हमले, तो यानी प्रीएम्प्टिव तब तक हम लोग प्रीएम्प्शन के केस को सॉल्व करते रहते जब तक सारे के सारे रेडी क्यू में नहीं आ जाते। अब इसका कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 कब जाके खत्म हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं 15 में जाके P1 खत्म हुआ। तो इसलिए हमारा जो कंप्लीशन टाइम है P1 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट विल बी 15। आपका ये हो गया 15, इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। अब उसके बाद जो होता है P2 कब खत्म हुआ, आप देख सकते हैं इनमें से P2 आपका यहाँ पे यानी 17 में खत्म हुआ। तो ये हो गया P2 17, आप देख सकते हैं P2 17 हो गया। इसके बाद जो होता है P3 आपको चेक करना है, तो P3 यहाँ पे 21 पे खत्म हुआ, तो P3 21 में खत्म हुआ, आप देख सकते हैं 21। उसके बाद P4 जो होता है आपके पास 22 में खत्म हुआ, तो P4 जो होता है 22 में। उसके बाद P5 जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 में खत्म हुआ, यहाँ 12, हाँ तो ये हो गया 12 फाइनली। तो P5 12 में खत्म हुआ, तो ये हो गया 12। उसके बाद P6 जो होता है आप देख सकते हैं पूरे में जब हम लोग देखते हैं तो P6 यहाँ 27 में खत्म हुआ, तो दैट इज 27। एंड P7 जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये P7 आपका 11 सेकंड में खत्म हुआ, तो ये हो गया हमारा 11 सेकंड। तो इस तरह से हमने देखा कंटिन्यूएशन पे कि किस तरह से पूरा का पूरा कंप्लीशन टाइम हो गया। टर्न अराउंड टाइम जो होता है हम लोग आप चेक करेंगे कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का माइनस। कंप्लीशन टाइम 15, अराइवल टाइम जो होता है ये हो गया 15। फिर उसके बाद 17 माइनस 1 16 हो गया। फिर उसके बाद 21 माइनस 3 यानी 18 हो गया, ये हो गया आप देख सकते हैं। उसके बाद 22 माइनस 4 18, सो 18 ये हो गया। 12 माइनस 5 जो होता है 7, 27 माइनस 6 21, और 11 माइनस अराइवल टाइम जो होता है आपके पास 11 में तो 1 सेकेंड्स हो गया ये। तो इस तरह से हमने 27 माइनस 6 हो गया, 12 माइनस 5 हो गया अराइवल टाइम। तो इस तरह से दोनों को माइनस करके हमने ये सॉल्व किया। वेटिंग टाइम जो होता है टोटल टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, और माइनस एग्जीक्यूशन टाइम, तो यानी 15 माइनस 8 अगर हम बात करते हैं तो 7 आ गया। 15 माइनस 8, 16 माइनस 2 14 आ गया। 18 माइनस 4 14 आ गया। 18 माइनस 1 17 आ गया हमारे पास। 7 माइनस 1 जो होता है 6 हो गया वेटिंग टाइम। 21 माइनस 5 ये हो गया 16, और ये हो गया 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो आपको पता चल जा रहा है कि किस तरह से हमारा वेटिंग टाइम, यानी वेटिंग टाइम का मतलब ये हुआ कि कितना देर उसको वेट करना पड़ा हर एक बार सीपीयू के लिए। यानी सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए जैसे शुरू में हम लोग देखेंगे कि P1 का एग्जीक्यूशन शुरू में हो गया, इसका वेटिंग टाइम 0 है, बट वो बहुत समय के बाद जाके उसका यूज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑल ओवर एवरेज अगर हम बात करेंगे तो सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है वो 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल टर्नअराउंड टाइम 15 है, 15 में से अगर 8 माइनस कर देते तो 7 आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे P7 का वेटिंग टाइम एकदम 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही P7 असाइन हुआ, आप देख सकते हैं जैसे ही P7 असाइन हुआ यहाँ पे रेडी क्यू में जैसे ही आया तुरंत उसको स्विच कर दिया गया, यानी P5 को निकाल के P7 को, यानी रेडी क्यू में आते साथ ही उसने अपना पोजीशन ले लिया सीपीयू में। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है वेटिंग टाइम वो 0 है, वो दिख भी रहा है हमको और जो कि हमको समझ में आ रहा है। अब इनका हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेटिंग टाइम पहले निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम मतलब होता है कि जितने भी होता है उसमें सबको हमको ऐड करना है। 7 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 0
डिवाइडेड बाय जितने भी प्रोसेस है उससे हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली इसका आंसर लिख के भेज देंगे कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया है। उसी तरह से सेम एज मैं एवरेज टोटल टर्न अराउंड टाइम जो होता है लिख के शो कर दे रहा हूँ। आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए कि इसका एवरेज टाइम आपका कितना आया है, और इससे आपको क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रहा है, कुछ अगर एनालिसिस है तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि आपके हिसाब से आपको क्या नजर आया। तो ये क्वेश्चन मार्क करके मैं आपको दे दे रहा हूँ। सो ये चीज आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली दीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है ये जो दोनों का आंसर है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टोटल टाइम, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।